कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज मैं आपको दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा आप सब अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें विज्ञान के द्वारा दी गई हैं। जैसे जिस मोबाइल पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या कंप्यूटर पर देख रहे हैं, वो भी विज्ञान की देन है। जिस पेन से हम लिखते हैं वो भी विज्ञान की देन है। ढेरों दवाइयाँ, बीमारियों का जो इलाज के लिए हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं हड्डी टूटने पर, या शरीर के अंदर की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें विज्ञान की देन है। जो भी वैज्ञानिक इन सब चीज़ों को बनाते हैं, इनका आविष्कार करते हैं या इनकी खोज करते हैं, वो एक विशेष वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं इनको बनाने में। इस वैज्ञानिक विधि के 8 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण है जिज्ञासा, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा निरीक्षण, पांचवा अभिलेखन, छठवा पुनर्विचार या पुनर्वलोकन, सातवां निष्कर्ष और आठवां नए प्रयोग। अब इन सारे के सारे 8 जो चरण हैं, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। एक बार वो सेब के बगीचे में बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। तभी अचानक क्या हुआ, एक सेब उसके सिर के ऊपर गिरा। वो पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब उसके सिर के नीचे गिरा और उसने सोचा, उसको बड़ा अजीब लगा कि सेब आके उसके सिर पर ही क्यों गिरा। तो उसने सोचा ये सिर पर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे की ओर क्यों जाता है ऐसी चीज़ें। तो उसने बहुत सारी चीज़ें अपना गिरा के देखी और इस सवाल ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो उसी सवाल का हल ढूंढने में लग गया। उसने उसके लिए बहुत सारे चरण फॉलो किए और अंत में उसने क्या जाना कि पृथ्वी की अपनी और चीज़ों को खींचती है। पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो चीज़ों को नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर खींचती है, इसलिए सभी वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं और पृथ्वी की उस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ये कहानी जो मैंने सुनाई वो किस उद्देश्य से सुनाई आप कि सबसे पहले जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उसके मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसा क्यों हुआ, चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। फिर परिकल्पना, दूसरे नंबर पे दूसरा चरण है परिकल्पना। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना मीन्स हम अपनी कल्पना यानी अपनी सोच से उसका एक उत्तर अपने आप जो हमारे मन में आए कि शायद इस कारण से ऐसा हुआ होगा, वो है कल्पना। हम अपनी कल्पना से एक उत्तर देने की कोशिश करते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तीसरे नंबर पे आती है परीक्षण। परीक्षण मीन्स हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों पर। जैसे उन्होंने भी कई चीज़ों को गिरा कर देखा होगा कि क्या सभी चीज़ें नीचे गिर रही हैं, तो ये है परीक्षण। अब परीक्षण के बाद निरीक्षण। निरीक्षण माने उन एक्सपेरिमेंट्स में जो हम प्रयोग करते हैं उनमें हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उसको हम कहते हैं निरीक्षण या अवलोकन। तो हम क्या देखते हैं वो सारी चीज़ें हैं निरीक्षण। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगला जो चरण है वो है अभिलेखन। अब क्योंकि हम उसी एक विशेष चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको हम कहीं पर लिखेंगे ज़रूर। लेखन, अभिलेखन मीन्स कहीं पर लिखना। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं कहीं पर लिखा। उसके बाद अगला आया पुनर्विचार या पुनर्वलोकन। पुनर्विचार, और फिर एक दिन उन्होंने बैठकर
या कई दिनों तक उन्होंने बैठकर उसमें बहुत ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ी कि किस चीज़ में क्या उन्होंने चीज़ें देखी, क्या अंतर थे, क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या समानताएं थी। इसको हम अवलोकन करते हैं चीज़ों का फिर से कि क्या हम जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वो सही है, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम बहुत ध्यान से इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर हमसे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक रिजल्ट, एक परिणाम निकालते हैं कि क्या हुआ। जैसे उन्होंने क्या परिणाम निकाला कि हाँ, सभी चीज़ें नीचे की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींचती है। और फिर इसी आधार पर नया प्रयोग नया सिद्धांत निकाला जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया वैज्ञानिक विधि के 8वें चरण के बारे में। विज्ञान का विकास होने के साथ साथ हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं, आज मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले भोजन बनाने के लिए हमारी दादी नानी पहले चूल्हे में खाना बनाया करती थी, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं होता था और वायु प्रदूषण भी होता था। लेकिन आज एलपीजी गैस स्टोव, इंडक्शन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, सोलर कुकर, बहुत सारे आधुनिक तरीके हैं हमारे पास खाना बनाने के लिए, जिनसे वायु प्रदूषण भी नहीं होता और धुआं ना होने से हम आसानी से खाना बना लेते हैं। साथ ही साथ पहले लोग मिट्टी के या पारंपरिक धातुएं जैसे लोहा, पीतल, तांबा, इनके बर्तनों में खाना बनाते थे, जो काफ़ी मुश्किल होता था बनाना और समय लगता था। उसके स्थान पर आज हम कुकर में खाना बनाते हैं तो झट से बन जाता है। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन या नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन में कम तेल में खाना बनता है और खाना जलता भी नहीं है, और जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उनमें जंग नहीं लगती। तो इस प्रकार से विज्ञान के द्वारा खाना बनाने के क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब अगला हम लेंगे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है, विज्ञान किस प्रकार उपयोगी है। तो बेटा, पहले सभी लोग जब खेती करते थे तो वो हल से अपना खेत जोतते थे बैलों की मदद से, लेकिन सभी देख रहे हो कि आज हम लोग ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, फसल काटने के लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और पहले क्या होता था कि लोग बारिश का इंतज़ार करते थे खेतों में पानी के लिए, और अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ने के कारण पूरी खेती बर्बाद हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ट्यूबवेल वगैरह बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम जब चाहें अपने खेतों में पानी लगा लेते हैं और ज़्यादा अच्छी फसल पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ पहले खेतों में या कीड़ा लग गया या कुछ हो गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। आज ऐसा नहीं है। आज विज्ञान के कारण, विज्ञान की देन है कि हमारे पास बहुत सारे कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं जिनको स्प्रे करते हैं हम, और हमारी फसलों के जो कीटाणु या कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और हमारी फसल को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान की ही देन है। तीसरा आता है यातायात। यातायात मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको यातायात कहते हैं। तो बहुत पहले लोग क्या करते थे, या तो पैदल जाते थे या जानवरों के ऊपर, ऊँट, घोड़ा गाड़ी वगैरह से, बैलगाड़ी वगैरह से। तो उससे क्या होता था, बहुत समय लगता था और बहुत, मान लो कोई रिश्तेदार बीमार है तो उस तक पहुँचते ही हमें वो इतने दिन लग गए कि वो कई बार हम उससे मिल भी पाते थे और कई बार नहीं। लेकिन आज विज्ञान का इतना बड़ा हमारे ऊपर एक वरदान के रूप में विज्ञान है कि हमारे पास ढेरों साधन है यातायात के, जैसे कार, स्कूटर, ट्रेन, यहाँ तक बस, यहाँ तक कि हवा में चलने के लिए हवाई जहाज़ और पानी में चलने के लिए पानी का जहाज़ भी है। तो हम कहीं भी, कितनी भी दूर, कुछ ही घंटों में पहुँच जाते हैं। चौथा आता है मनोरंजन। मनोरंजन मीन्स मन को जो अच्छा लगे ऐसा कुछ करना। तो पहले लोग क्या करते थे, अपने मन को बहलाने के लिए पहले लोग गीत, संगीत, घर में खेलना, कबड्डी, गिल्ली डंडा, ये सब खेलकर अपना मन बहलाते थे। लेकिन आज क्या है, आज हम किस किस तरह से अपना मन बहलाते हैं। हम म्यूज़िक सुनते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, ढेरों चीज़ें हैं हमारे पास मनोरंजन के लिए, रेडियो। पहले ये सारे साधन नहीं थे, तो ये बदलाव आया है विज्ञान के कारण मनोरंजन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है संचार। संचार मीन्स अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो
तो पहले संचार का क्या साधन होता था? आप सभी ने सुना होगा कि पहले किसी को किसी से कोई खबर कहलवानी होती थी तो वो किसी आदमी के हाथ से कोई संदेश भेजता था, या बहुत उससे भी पहले राजा महाराजा लोग कबूतर से एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। उसके बाद ये हुआ कि चिट्ठी, पत्र, डाक सेवा वगैरह शुरू हुई। लेकिन आज तो हम फ़ोन लगाते हैं और 1 सेकंड में दूसरे से बात होती है। यहाँ तक कि हम लोगों से वीडियो कॉल करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, है ना। और ईमेल, अपना मैसेज कर दिया, SMS भेज दिया, बहुत तरीके हैं अपना संदेश दूसरे तक पहुँचाने के लिए। अगला आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले लोग क्या करते थे? बीमारी का पता लगाने के लिए किसी वैद्य जी के पास गए, उन्होंने नाड़ी देखी और अंदाजे से बीमारी का पता लगाया। उससे एग्जैक्ट सही बीमारी का पता कई बार नहीं लग पाता था। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी आधुनिक मशीन है जिससे हम शरीर के अंदर की जांच बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर कोई हड्डी टूटी है तो उसके लिए एक्सरे मशीन है, CT स्कैन है जो दिमाग की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है, शरीर के अंदर की जांच के लिए एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, अल्ट्रासाउंड्स, इस तरह MRI, ढेरों मशीन्स हैं हमारे पास जो हमारी जांचों में सहायता करती हैं। कई तरह के ब्लड चेक वगैरह, ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है जिनसे हम बीमारियों का पता लगा लेते हैं, जबकि पहले ये सब नहीं होता था। और बीमारी का उपचार पहले जड़ी बूटियों द्वारा या अंधविश्वास में लोग झाड़ फूँक के द्वारा भी बीमारियों का इलाज करते थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाई हैं, दर्द वगैरह के लिए अलग दवाइयाँ हैं, एंटीसेप्टिक हैं, तो इन सब के द्वारा हम बीमारियों को अच्छे से ठीक उनका उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टीके भी बन गए हैं जिनसे हम बीमारी को होने से ही बचाते हैं, बीमारियों की रोकथाम करते हैं। जैसा आप सभी जानते हो, पोलियो का ड्रॉप सभी बच्चों को पिलाया जाता है जिससे पोलियो ही नहीं होता। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग आप सभी ने जाना। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से क्या बदलाव आए हैं? बहुत पहले बच्चे अपने गुरु जी के साथ गुरुकुल में आश्रम पद्धति में रहकर पढ़ाई करते थे। आज हम क्या देखते हैं कि आप अभी मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसके थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा। तो मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इस तरह प्रोजेक्टर पर हम बहुत तरीके से पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही योग्य टीचरों द्वारा एक बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो एक एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह के द्वारा की गई है जो विज्ञान की देन है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है? पहले क्या होता था, तारों, नक्षत्रों वगैरह की स्थिति जानने के लिए हमारे पास बहुत एडवांस दूरबीन वगैरह नहीं होती थी। हम साधारण दूरबीन या वेधशालाओं से ही ये सब स्टडी करते थे उनके बारे में, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों की। लेकिन आज हमारे पास अंतरिक्ष का जो है बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। एक बहुत अच्छा संस्था बनाई गई है हमारे देश में जिसका नाम है इसरो। इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कार्यक्रम बनते हैं अंतरिक्ष से संबंधित, ये इसको कार्यक्रम यही बनाता है। और चंद्रयान, मंगलयान और रडार वगैरह सब इसी की देन है। अगला है रक्षा यानी दूसरे देशों से रक्षा के लिए हम क्या क्या चीज़ें आज अपना रहे हैं विज्ञान के कारण, क्या क्या हमारे पास शक्तियाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहले जब युद्ध होते थे राजाओं के तो वो किससे लड़ते थे? तीरों से, तलवारों से, भालों से युद्ध होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बहुत एडवांस मिसाइल, टैंकर्स, पिस्तौल और परमाणु बम भी है हमारे देश में आज। तो ये सारी शक्तियाँ विज्ञान की ही देन है। आज हमने जाना कि वैज्ञानिक विधि के क्या चरण हैं और विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।